हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस और मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल। आज डिस्कस कर रहे हैं हम मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, कैसे हैं आप सब। ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं। अशोका द ग्रेट याद है ना। अशोका द ग्रेट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इंस्क्रिप्शन देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी, रिलीजन। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे इस टॉपिक को। आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपके साथ बात करूंगी। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर किसी भी टॉपिक को लेकर कोई इशू होता है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल इसके फाउंडर है। सबसे पहला पॉइंट ही यही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं और ये कब एम्पायर जो है लगभग 322 बीसीई के करीब ना फाउंड करते हैं। अब आप ये कहोगे नहीं मैडम, नंदा ये जो नंदा रूलर्स है उनको तो दूसरे डेट में हटाया गया था। वहां पे भी आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं, ध्यान दो पहले क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा रूलर्स को हराने से पहले नॉर्थ वेस्ट एरिया में यानी पंजाब साइड एरिया में यहाँ पर पहले जीत हासिल यहाँ पे की थी। यहाँ के एरिया को अपने अंडर में किया था। क्योंकि क्या हुआ था कि सिकंदर जो था वो तो पहले यहाँ से चला गया था, उसकी डेथ हो गई थी, यहाँ से चला गया था, तो यहाँ अपने जो गवर्नर वगैरह है उनको छोड़ के चला गया था। याद है ना वो सारी कहानी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले ये पूरा एरिया अपने अंडर में करता है। ठीक है, और पूरा फोकस कर देता है कि हाँ मिलिट्री जो है वो आगे उसका डेवलप होनी चाहिए, उसकी जो आर्मी है वो इतनी डेवलप होनी चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट कर सके साउथ तक के एरिया को। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी उसकी स्कीम होती है कि मुझे आगे तक पहुंचना है। और अपने रेन के एंड तक वो अपने एम्पायर को पूरा ये सारे एरिया में देखो कवर कर लेता है। ये देखो, ठीक है, ये जो मैप है ना ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का मैप है, मौर्यन डायनेस्टी के एक रूलर का। अगर आप मौर्यन डायनेस्टी खाली लिखते हो तो आप देखोगे भारत के सिर्फ साउथ इंडिया, साउथ के एरिया को कुछ हिस्सा छोड़कर सारा हिस्सा मौर्यंस के अंडर में आ चुका था। ठीक है, यूं ही थोड़ा ना इनकी मतलब इनके बारे में इतने क्वेश्चन आते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास जो है जुड़ा है इस वंश के साथ, इस डायनेस्टी के साथ। ठीक है, और थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। डिटेल हमें बताता कौन है, क्या सोर्सेज हमें मिले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है अर्थशास्त्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं, रिलायबल कह सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है ना। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये आपको पिक्चर देखते ही आपके सबसे पहले जहन में एक नाम आ गया होगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, बहुत सारे नाम थे इनके। तो इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है और नंद दृष्टि को हराकर 321 बीसी, देखो डेट आ गई ना, 321 बीसी में आकर वो ले लेते हैं पूरा, अपने अंडर में करते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ब्राह्मण जो है यानी कौटिल्य, वो उनके मेंटर है, उनके गाइड है, जो स्टार्टिंग से उनके बचपन से उनको फॉलो करते करते उनको इतना बड़ा रूलर बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब बात है ये अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें आपको इकोनॉमी जो उस समय थी वो कैसी थी ये पता चलता है। फिर आपको उस समय की पॉलिटिक्स कैसी थी ये पता चलता है। ठीक है, उस समय जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन, मिलिट्री की इंफॉर्मेशन, आर्मी की इंफॉर्मेशन, ये सारी आपको अर्थशास्त्र में मिलती है। इसके अलावा चाणक्य जो थे, जो कौटिल्य थे, उन्होंने इस बुक में ये भी मेंशन किया हुआ था कि एक राजा का जो रूल्स रेगुलेशन है कैसा होना चाहिए, उसको अपना प्रजा को किस तरह से रखना चाहिए, ये सारी जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी, ये भी उन्होंने अर्थशास्त्र में मेंशन की थी। और बहुत लंबे समय तक जो है इनकी इस बुक को लोगों ने, बहुत सारे राजाओं ने फॉलो किया है, नॉट ओनली मौर्यन रूलर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाने तो सबसे पहले इनकी विजेता, मतलब इनकी विजेता जो विजित देश थे वो कौन कौन से थे, विनिंग जो इनके प्लेसेस थे। सबसे पहले इन्होंने ग्रीक्स पर जीत हासिल की। तो आप जब ये मैप देखोगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आपके सिकंदर थे वो यहाँ से चले जाते हैं और अपने
गवर्नर्स को छोड़ जाते हैं, जिसमें एक सेलूसिड होता है जो बहुत फेमस होता है, ठीक है, सेलुकस निकेटर जिसे कहते हैं आप। तो वो पंजाब के हिस्से में और थोड़ा आगे बढ़े इससे पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य उसे हरा देते हैं, और मैत्री जो है उनसे रिलेशंस बनाते हैं, फ्रेंडशिप जो है रिलेशन बनाते हैं, और उनकी बेटी हेलेना से इनकी शादी हो जाती है। मैट्रिमोनियल अलायंस जो है ना, राजाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करता रहा है, और ये एंशियंट पीरियड से ऐसा रहा है, ठीक है। उसके बाद सदर्न इंडिया के जो राजा थे उनको भी ये वहाँ के जो राजा हैं उनको भी ये हराते हैं, और बहुत सारे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वहां से मिलता है। फिर आपको साउथ में जो लिटरेचर है वहां से भी ये इंफॉर्मेशन कंफर्म होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो इम्प्रेशन था वो साउथ इंडियन रूलर तक भी आ चुका था। अपने एंड लाइफ को ये किस तरह से मतलब चुनते हैं, ये जैनिज्म होते हैं, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया होता है, और अपने अंतिम समय में ये भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु जो कि एक जैनी जो है स्कॉलर्स हैं, जैनी लिटरेचर के जो स्कॉलर्स होते हैं, उसके बाद एशियाटिक हो जाते हैं, यानी वहाँ के तीर्थंकर होते हैं, उनके साथ ये जैनिज्म को एम्ब्रेस करके चले जाते हैं साउथ। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मगध में उस समय पड़ जाता है एक बहुत ही भीषण सूखा। तो उसको जितने भी लोग थे वहां से शिफ्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं साउथ में चले जाते हैं, और इसी समय पे दो अलग अलग ग्रुप भी बढ़ जाते हैं। ये डिटेल में जैनिज्म को डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियो के पास मतलब वीडियो देख लीजिएगा, पूरा जैनिज्म और बुद्धिज्म में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये बात क्लियर होती है? अच्छा। और दूसरा ये यहाँ पर आके जो एक विधि है जिसको अपनाकर अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसे कहते हैं सल्ले खाना। सल्ले खाना, ठीक है, सल्ले खाना। आप इसे ये कह सकते हैं कि स्वयं को मारना, ठीक है। एक इस तरह से पॉलिसी होती है कि मतलब जो एशियाटिक होते हैं, जो साधु होते हैं, वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं। जैनिज्म जो गुरु होते हैं, ठीक है, और जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक वो ऐसे ही रहते हैं बिना खाना पीना खाए। इसी को ही सल्ले खाना कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो नेक्स्ट बेटे हैं उनकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो भी अपने पिता का जो एरिया कंपन ये देखिए ना, पूरा एक्सपेंड करते हैं और ज्यादा। चंद्रगुप्त के पास तो बस यहाँ तक का एरिया था, नॉर्थ वेस्ट से लेकर ये सारा, और बिंदुसार इसको पूरा नीचे तक ले आते हैं, ये देख रहे हैं आप। और इस बात को कंफर्म करने के लिए तारानाथ जो है, जो बुद्धिस्ट एक ऑथर है, तारानाथ, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हाँ इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की है, और सदर्न इंडिया में काफी फेमस इनके कॉन्क्वेस्ट रहे हैं, ठीक है। यही वो पहले किंग थे जिन्होंने 16 जितने स्टेट थे, 16 जनपदों को मौर्यन कंट्रोल में किया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एंड ही ऑल्सो स्ट्रेंथ द एम्पायर्स नॉर्दर्न बॉर्डर। इन्होंने ये सारे बॉर्डर्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि बाहर से जो अटैकर्स आते थे उनको इन्होंने रोक दिया, ठीक है। अटैकर्स तो भारत में स्टार्टिंग से ही आते हैं, जो इन्वेडर्स हैं वो कंटिन्यू आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो अशोका द ग्रेट है। अशोका के बारे में तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी, बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो नाम फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगी, ठीक है, पहले आप लोग कोशिश कीजिए। अच्छा, अशोका जो है उनका टाइम पीरियड 268 से लेकर 232 बीसी तक रहा है, ठीक है। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज कही जाती है भारत के लिए, क्योंकि वो अपने समय पर एक टाइम पे तो वो चांडाल अशोका कहलाते थे, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में बिजी, बहुत ज्यादा युद्ध में बिजी, एक्सपेंशन में बिजी। लेकिन कलिंगा वॉर होने के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है उनकी लाइफ में, और अब वो पूरा पीस, शांति, प्रोस्पेरिटी बस इसमें लग जाते हैं, और बुद्धिज्म धर्म की स्थापना में लग जाते हैं। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ धम्मा कह सकते हैं हम, ठीक है। धम्मा इज नॉट अ रिलीजन, ये मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो इनके जो ये अपनी सारी प्रजा के लिए लिखते हैं, और पूरी दुनिया के लोग फॉलो करें इस तरह की कोशिश करने के लिए वो जगह जगह पिलर इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाते हैं इस तरह से, ठीक है। पिलर खुदवाते हैं, एडिक्ट्स बनवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिलर्स जो है आपने अगर मेरी क्लास पहले देखी है एक क्लास तो ठीक है, नहीं तो मिल जाएगी वो वीडियो प्ले जो ये आपका प्ले जो स्टोरीज होती है ना, पूरा उसमें मेरे माइंड से स्लिप कर रहा है वो वर्ड, ठीक है, उसमें आप देखेंगे वीडियोस में आ जाएगा। तो उसमें मैंने पूरा मैप के साथ इसके इंस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है अशोका के,
ठीक है, पूरा डिटेल में जरूर पढ़ना है। एक तो जो अभी अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना बात याद रखिएगा कि पिलर के ऊपर ये जो सिंबल है ना, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। किस पिलर के ऊपर कौन सा सिंबल है, कौन से इंस्क्रिप्शन में कौन सा सिंबल है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करनी होगी। डोंट वरी, मैं जब क्लासेस ये सीरीज खत्म होगी ना, तो हम लोग एमसीक्यू जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है, हिस्ट्री में करवाऊंगी, बस आप मेहनत करने वाले बन जाओ। चलो तो ये एडिक्ट्स में वहाँ है क्या, बहुत सारे टॉपिक मेंशन है, जैसे मॉरल प्रिंसिपल, लाइफ आपको कैसी जीनी चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस आपकी होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर, समाज के उद्धार के लिए, ये सारी चीजें इसमें अच्छी बातें मूलतः है इन सारे इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्लाइन की। आज की क्लास में फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे थे रूलर्स के बारे में, अभी हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस नहीं किया, रिलीजन डिस्कस नहीं किया, सोशल कुछ भी डिस्कस नहीं किया, आर्किटेक्चर भी डिस्कस नहीं किया। ये सारे भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इनके जो रूलर्स रहे हैं वो पूरी क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना है। अब बताओ इनका नाम मिला कि नहीं मिला, मिला? चलो मैं बता देती हूँ, अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार को। ठीक है, चलो, हाँ, चलिए चलिए, आप समझते हैं डिक्लाइन कैसे हो गया, क्या कारण था डिक्लाइन का, इतने बड़े बड़े राजा, इतने महान रूलर्स हैं, फिर भी डिक्लाइन हो गया। तो कारण है, सबसे पहला कारण है वीक सक्सेसर थे, कमजोर जो है उसके जो बाद के राजा रहे हैं, सक्सेसर रहे हैं, वो बहुत कमजोर रहे हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी जिसे आप कहते हैं। ये बाद के अधिकारी कौन से हैं, जैसे आपने सुना है अशोका के बाद जो एक तरह से तो लड़ाइयाँ खत्म ही हो गई ना, क्योंकि अशोका जो थे धम्म विजय के बस उसमें लग गए थे। भेरी घोष जो है उन्होंने जो है उसके जगह पे धम्म घोष उसने शुरू कर दिया था कि भाई युद्ध नहीं करना है, पीस और एकदम शांति से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो इसके बाद के जो रूलर्स आए वो ऑटोमेटिकली युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं कर रहे हैं, तो वीक हो रहे हैं, उनकी आर्मी भी वीक हो रही है। ठीक है, तो आफ्टर अशोका द मौर्यन थ्रोन पास टू अ सीरीज ऑफ वीक एंड इनकम्पिटेंट रूलर्स। सो इन सारी चीजों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। दशरथ का नाम एक बार मेंशन किया गया है और दूसरा नाम मेंशन किया गया है जो लास्ट रूलर है। ठीक है, जिसको मार देता है शुंग रूलर का एक किंग। ये दोनों नाम मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ, लास्ट रूलर जो मौर्यन डिनेस्टी का है और कौन मारता है शुंग डिनेस्टी का रूलर। ठीक है, फिर आंसर तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन आप पहले एक बार कोशिश करो। इकोनॉमिक स्ट्रेन की बात अगर करते हैं, ठीक है, आर्थिक तौर पर क्या कारण हो सकते हैं मॉडर्न डायनेस्टी के डिक्लाइन के, तो मौर्यन एम्पायर जब आप स्टार्ट होते देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना उसको डेवलप किया, उसके बाद और ज्यादा एक्सपेंड किया बिंदुसार ने, इतना ज्यादा एक्सपेंडेड एरिया है। देन अशोका डिड द सेम थिंग, वो भी और एक्सपेंड करता है। बट उसके बाद क्या होता है, इतने बड़े एरिया को अगर मेंटेन करना है, एक बड़ी आर्मी चाहिए, एक बड़ी आर्मी चाहिए, तो उसकी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अर्थशास्त्र में ही तो मेंशन है कि सैलरी कैश में दी जाती थी, हमने पढ़ा ही है ना, कैश में दी जाती थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि स्त्री धन की बात भी सबसे ज्यादा, सबसे पहले ये पॉइंट भी मेंशन है आपका अर्थशास्त्र में। अब कैसे दिया जाएगा सैलरी अगर युद्ध नहीं हो रहा, आप धन नहीं किसी से लूट करके आ रहे हैं, आपके पास धन नहीं आ रहा है, तो ये सारा स्ट्रेन पड़ेगा जो बाकी के रूलर्स आएंगे उन पर। क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स कितना ही आप कर पाएंगे, आपकी भी तो लाइफ लेविश है, राजा महाराजाओं ने भी तो अपनी लाइफ को इतना लेविश किया हुआ है। तो अशोका का फोकस हम देखते हैं कि नॉन वायलेंस पे हो जाता है, वेलफेयर पे हो जाता है, इससे टैक्स रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आ जाता है। क्योंकि लुम्बिनी का तो उसने टैक्स एक तरह से माफी कर दिया था, इतना कम कर दिया था 1/8, तो उसमें टैक्स क्या ही रह गया होगा। तो ऐसे और भी इलाके थे। ठीक है, समझ में आई बात। और अशोका का लेविश पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, बहुत दूर दूर उसने बेटे बेटियों को भेजा, धम महामात्य को भेजा। अरे कहीं ट्रैवल करोगे, खर्चा नहीं होता है, खर्चा होता है ना। तो ये सारा इकोनॉमिक भार किस पे पड़ेगा, अशोका जी तो बना के चले गए धम्मा, उसके बाद जो राजा महाराजा उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉजेस है। अच्छा, व्हाई आई एम डिस्कसिंग कॉजेस हियर, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग योर मेंस, अगर आप मेन एग्जाम लिखते हो और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, प्री आप क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस में क्यों अटक जाते हो, क्योंकि लिखने का जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस साथ साथ में होनी चाहिए, इसलिए इस डिक्लाइन वाले क्वेश्चन को मैंने डिटेल में दे दिया आपको। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, अब सेंटर में अगर पावर जहां पर कमजोर होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली जो रीजनल एरियाज होते हैं वो डेवलप करने लग जाते हैं। ठीक है,
यही मौर्यंस के साथ भी हुआ। तो आसपास के एरिया बहुत डेवलप कर रहे थे, स्पेशली जो बैक्टीरियन थे, ग्रीको लोग थे, उस समय बहुत डेवलप किए। सातवाहना का भी डेवलप किया डेक्कन में। और ये मौर्यन अथॉरिटी इतनी वीक होती जा रही थी कि ये सारे जो है इनको इजीली मतलब डेवलपमेंट होने का कारण मिल रहा था। सोशल डिस्कंटेंट की बात करें तो अशोका की पॉलिसी, जैसे बुद्धिज्म को उसने अपनाया और नॉन वायलेंस पे जोर दिया, इससे कुछ जो ट्रेडिशनल एलिट्स थे, यानी कि भाई मौर्यंस में पहले उनके पिता ने जैनिज्म अपनाया था, उससे पहले ब्राह्मण भी लोग थे। ठीक है, भारत की बात हो रही है तो कुछ लोग जैनिज्म, कुछ लोग ब्राह्मण, कुछ लोग बुद्धिज्म। लेकिन अब अशोका सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म के लिए इतना ज्यादा जोर दे रहे थे कि जो एलीट पावर ब्राह्मणिकल थे वो भी उनसे नाराज होने शुरू हो गए थे। तो ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, समाज में। तो this social discontent could have weakened the empire from within and made it more vulnerable to external threat. इससे बाहर की थ्रेट्स जो हैं बहुत ज्यादा आने लग गई थी। तो ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा गौर करके लिखनी होगी अगर आप सोशल डिस्कंटेंट की बात करेंगे कि कॉजेस क्या क्या है। देन लास्ट जो इम्पोर्टेंट इसका कॉज है वो है मिलिट्री डिक्लाइन। हमारी सेना बहुत बड़ी है, बहुत सारी वास्ट सेना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, युद्ध नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ जा रही है, धम घोष के पीछे पीछे जा रही है, ग्रुप को लेकर जा रही है, ट्रेवल कर रही है, बट फाइट नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या होगा, जो रिनंसिएशन वायलेंस है उससे क्या हुआ, मॉडर्न मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती चली गई, बहुत डिक्लाइन होती चली गई। इससे अंपायर को बहुत लॉस हुआ, अटैक्स बढ़ने लगे, एक्सटर्नल एनिमीज भी बढ़ने लगे, क्योंकि जब मेन जो उसकी आर्मी है अगर वही कमजोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां का जो फोर्स पड़ेगा किस पे पड़ेगा, जो नेक्स्ट रूलर्स है उनपे। एडिशनली द एम्पायर रिलायंस ऑन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वाज एक्सपेंसिव एंड अनसस्टेनेबल। बिल्कुल, इतनी लंबी आर्मी, मतलब लंबी इन द सेंस लंबी लाइन में नहीं, स्टैंडिंग आर्मी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी मौर्यन एम्पायर की। बट वही आर्मी का खर्चा चलाना एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए कहते हैं ना कि खीर में मीठा उतना हो जितनी भी अच्छी टेस्ट लगे, जरूरत से ज्यादा चीनी भी वो गड़बड़ कर देती है। तो यही अशोका के साथ भी हुआ, और उसको भोगना किसको पड़ा, उसके बाद के जो रूलर्स थे उनको। तो ये इनके रूलर्स के बारे में हो गया। आज की क्लास में सिर्फ इनके रूलर्स के बारे में इस क्लास में डिस्कस करते हैं। इसके बाद की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मौर्यन के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, आई होप क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना।